अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। दो अहम चीज़ें हैं आज के प्रोग्राम में जिन पर हम बात करेंगे। बहुत सारे हतमी तौर पर नताइज, कभी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हमारे सामने हैं, कुछ ऐलानात मुतवक्के हैं, लेकिन जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में हुआ वो यकीनन वेकअप कॉल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, जो अब तक ख़ास तौर पर KP को लेकर ये दावा करती आई कि उन्होंने वहाँ पर बहुत बेहतरी लाई और ये पहला मौका था कि दूसरी मरतबा किसी को हुकूमत मिली और KP के अवाम बड़ा सही तरीके से परखते हैं हर हुकूमत की कारकर्दगी को। तो उसी की एक झलक है कि उन्होंने परखा, इस हद तक परखा कि KP के में बिलखसूस पेशावर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर JUIF मेयर की सीट लेने में बज़ाहिर कामयाब नज़र आ रही है। इसके साथ साथ कोहाट में उन्हें शिकस्त है। उसके अलावा अगर हम बन्नू की बात करें तो वहाँ ANP हमें मर्दान में हमें ANP सिटी मेयर की नशिस्त लेती हुई नज़र आ रही है। गो कि अब तक जो ज़्यादातर सीट्स हैं वो KP में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं कि JUIF ने अच्छी खासी कामयाबी ली ऐसे सूबे में जहाँ 2/3 मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, आज़ाद उम्मीदवार बहुत सारी जगहों पर कामयाब हुए, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा अपसेट है। और इस पर जो KP से बयानात आ रहे हैं उनका ये कहना है कि महंगाई एक वाहिद वजह है और दूसरी जानिब फिर ये कहा जाना कि हमने ये शफाफियत को यकीनी बनाया, देखें हम धांधली नहीं कर रहे थे, अगर धांधली कर रहे होते तो इस तरह के नताइज ना आते। तो फिर वफाक से इस तरह के कुछ बयानात आना कि जी बड़ी बात है, बड़ा क्रेडिट खान साहब को जाता है कि 6 साल के बाद वहाँ पर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो रहे हैं और इक़्तिदार को हमने निचली सतह तक मुंतकिल कर दिया है। तो एवरीबडी नोज़ के कितने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए और किसके कहने पे और फोर्स करने पे ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शन ये गवर्नमेंट भी करवा रही है। हमेशा से एक फ़ैक्ट है कि तमाम तर हुकूमतें कभी भी इसकी ज़्यादातर ख्वाहिश नहीं रखती रहीं और जब जब ये करवाने पड़े हैं लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, इक़्तिदार को निचली सतह तक मुंतकिल करना पड़ा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ और अवामिल कार फरमा रहे हैं, किसी और के कहने पर करवाए जाते रहे हैं। कभी भी किसी हुकूमत ने खुद से आते साथ ये इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं चाहूँगा एक तो आज के प्रोग्राम में हम इस मामले पर बात करें, इसके साथ साथ जो ओवर द वीकेंड हमने देखा कि OIC का जो इजलास था और उसके हवाले से इतने ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना, इतने तवील अरसे के बाद आना, इस सारे मामले में पाकिस्तान ने एक बड़ा बेहतर किरदार अदा किया है। उस किरदार की तारीफ़ चूँकि एजेंडे में अफ़गानिस्तान सर फ़हरिस्त था, अफ़गानिस्तान की सऊदी अरब ने इमदाद का भी ऐलान किया। फिर इसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फ़ंड कायम करने की बात है, फूड प्रोग्राम शुरू करने की बात है। तो ये वो इनिशिएटिव हैं जिनको अफ़गानिस्तान में बड़ी हद तक अप्रिशिएट किया गया, पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया गया और पाकिस्तान भी ये इजलास बड़े एक बेहतर अंदाज में कराने में कामयाब हुआ। सो लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर दैट। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में है या सबके जहनों में है वो ये है कि कश्मीर क्यों नहीं था इस सब में शामिल, कश्मीर पर बात क्यों नहीं हुई जब पाकिस्तान में ये इजलास हो रहा है, इतने तवील अरसे बाद हो रहा है। कश्मीर की जो सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान की जिक्र किया जा रहा है, फ़लस्तीन का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन कश्मीर क्यों प्रायोरिटी में शामिल नहीं था। मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अजीम चौधरी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। PJ मीर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर कैसे देखते हैं ये एक तो जो अपसेट हुआ है, मैं पेशावर की बिलखुसूस बात करूं, 10,000 के करीब वोट्स की लीड है JUIF के रहनुमा की और सिर्फ 5,000 का डिफरेंस है PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा में, यानी कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा 5,000 सिर्फ कम वोट ले रहे हैं। हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? ये एक बहुत बड़ा अपसेट नहीं है? ये बहुत पहले दीवार पर लिखा हुआ लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर PTI लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस में जाएगी तो उसको जनरल इलेक्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद 10-20 नशिस्तों के लिए वो जनरल इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान के लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस के बाद जाने की पोजीशन में रह जाएं, वो भी अल्लाह जानता है हालात उस वक्त तक क्या होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 40 की अब तक तो वायलेशन होती रही थी, कल वो वायलेशन ख़त्म हुई जब ये इंतखाब हो गया और अब चूँकि अभी रिज़ल्ट्स आने बाकी हैं, पूरे आए भी नहीं हैं और सिर्फ 17 अजला का नतीजा हमारे सामने है। जब पूरे KPK का रिज़ल्ट आ जाएगा, पंजाब का आएगा, बलूचिस्तान का आएगा, सिंध का आएगा, तो ये बात जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि 10-20 हल्कों तक रह जाएगी PTI, ये आप और मैं हम उस वक्त बैठ के दोबारा इस पर बात कर लेंगे। जो हुकूमत परफॉर्म ना कर सकती हो
मेरे आम शहरी को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत का अमेरिका के साथ या चीन के साथ क्या ताल्लुक़ है। उसका मामला तो ये है कि मुझे खाने को रोटी मिल रही है, पहनने को कपड़ा मिल रहा है, मुझे गैस सस्ती मिल रही है, पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, चीनी के लिए लाइन में तो नहीं लगना पड़ रहा, बिजली के बिल देने के लिए किस्तें तो नहीं करवानी पड़ रही, गैस कट जाएगी तो मैं क्या करूँगा, पानी के रेट कहाँ जा रहे हैं। उस बेचारे के तो ये मसाइल हैं और इन मसाइल से वो निकलता है तो फिर उसे पता होता है कि मुझे अपने बच्चे को दाखिल कराना है। रियासत ने अपनी ये जिम्मेदारी भी अब प्राइवेट कारोबारी लोगों को दे दी हुई है कि आप बच्चों को दाखिलों के नाम पर लूटें और माँ बाप का बुरकस निकाल के रखते हैं। रियासत ने बच्चों को तालीम देना बंद कर दी है, तरबियत तो पहले ही नहीं दी जा रही थी। जब बच्चा स्कूल दाखिल हो जाता है तो फिर ये डर होता है कि बच्चा बीमार हो जाएगा तो सरकारी अस्पताल लेकर जाऊं, डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दवाई मिलेगी तो असली होगी कि जाली होगी, मैं ख़रीद सकूंगा कि नहीं ख़रीद सकूंगा। और फिर ये भी ख्याल होता है कि मुझे ज़िंदगी के बाकी मामलात को हल करने के लिए किस किस सरकारी महकमे में किस किस सतह पर रिश्वत देनी पड़ेगी, मेरी सुनवाई हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस का कमाल है कि अब जबकि 17 मुख्तलिफ अज़ला में इलेक्शन हुआ तो हुकूमत को ना कुछ चने चबाने पड़ेंगे, इनको समझ आ जाएगी कि 17 मुख्तलिफ बोलियाँ तो इन 17 अज़ला से आएंगी। और पॉइंट वेल टेकन। मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहूँगा। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को, और ये क्या पहले ही दीवार पे लिखा जा चुका था? ये नज़र आ रहा था क्योंकि अब तक हम देख रहे थे जो बाई इलेक्शंस हो रहे थे उनमें पंजाब में तो इनको शिकस्त पे शिकस्त हो रही थी, केपी में कहा जा रहा था कि नहीं अभी भी बड़ी पॉपुलैरिटी है इस जमात की, खान साहब की, लेकिन अब केपी के अवाम ने भी बड़ी हद तक बता दिया कि नहीं, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। सो इट्स अ वेकअप कॉल एट द एंड फॉर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान, द होल पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एक वेकअप कॉल है, रेड अलर्ट है, खासकर जब ये पंजाब के भी आगे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन अगले साल आने हैं। देखिए, आपकी बात सही है कि बाई इलेक्शन हो जाए, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो जाएं, इनमें अगर आप देखें तो पीटीआई की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं सामने आई, बल्कि पीएमएलएन ने इन दोनों एरियाज में बाई इलेक्शन और कैंटोनमेंट बोर्ड में दे परफॉर्म बेटर देन द पीटीआई। और ये बात सही है कि ठीक है, बेशक ये अभी फेज 1 चल रहा, अभी और भी रिजल्ट आने हैं, लेकिन पेशावर में उनका मेयर ना होना जिस तरह खबरें आ रही है, और बाकी बड़े शहरों में कोहाट, मर्दान वगैरह जो खबरें जो कंफर्म हो गया है। और फिर दूसरा ये कि जेयूआई जो उनके बड़े स्वोन जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, उनके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, वो जनाब 12-13 जो है वो अपना सीटें ले गए। तो ये लगता है कि केपी के अंदर डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उनकी परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी होगी कि सेहत कार्ड जो है वो वहां पे 100% पॉपुलेशन को दिया गया, टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी प्रमोट हुई, हेल्थ केयर सिस्टम पे बड़ा काम किया गया, बीआरटी वगैरह, और जिस तरह ओवरऑल केपी में उन्होंने ये गोबर डैम बन रहा है, मोमेंट डैम बन रहा है, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, जिससे लोगों को फायदा होगा इन द लॉन्ग रन। ऑल्सो बिजली के बिल हो गए, गैस की लोड शेडिंग होगी, गैस के बिल हो गए। और जाहिर बात है इसमें यह भी नजर आ रहा है कि जिस तरह बाई इलेक्शन और कैंटोनमेंट बोर्ड में पीटीआई की लीडरशिप मान गई थी कि जनाब हमारी चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स है, हमारी इलेक्शन स्ट्रेटजी, हमने इतनी मेहनत की है, वो खामियां, वो लैप्सेस जो है वो भी सामने नजर आ गए हैं। शायद केपी में दे थॉट कि क्योंकि हम गवर्नमेंट में हैं तो लोग पता नहीं किस लेवल तक इन्होंने डेवलपमेंट फंड्स दिए हैं कि लोग जो है वो फिर इंस्पायर होंगे, मोटिवेट हो जाएंगे और वो इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल इट्स अ बिग शॉक। अभी देखते हैं सेकंड फेज के अंदर क्या होता है, ओवरऑल मजमूई सूरत हाल जो है वो क्या पैदा होती है। मैं तो हैरान ये सब इनके वफाकी वुज़रा वहाँ पर रहे, वो जलसों रैलियों में धमकियाँ आवाम को लगाते रहे, उनको धमकाते रहे कि आपने वोट देना है, अदरवाइज़ फिर गिला ना करना। इस सब के बाद ये सब कुछ हो रहा है। जेयूआई फे जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब कौमी असम्बली में इस वक्त नशिस्त नहीं रखते, उनकी जमात केपी में कोई बड़ी मेजॉरिटी नहीं रखती, लेकिन वो इतनी सीटें ले जाते हैं, तो बहुत बड़ा अपसेट।
जी बिल्कुल, देखे ना, वो मैं तो एक लिस्ट देख रहा था इनके जो सिटिंग फेडरल और प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं अपना केपी में। मैं सर क्विकली जरा पीजे मीर साहब की तरफ बढ़ूंगा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाह रहा हूं उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। पीजे मीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? अब ये कह देना वुज़रा का कि जी एक तो इतराफ़ उन्होंने कर लिया अपनी शिकस्त, बात सही है, महंगाई वजह करार दे दी, लेकिन फिर कहा इमरान खान साहब ने बड़ा काम किया, इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल किया, और जबकि फैक्ट हम सब जानते हैं। देखिए अरसलान, नंबर वन, ये कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो खुद बेईमान है, क्योंकि वो किसी नजरिए पे ठहरते नहीं है। आप उनको 500 रुपया दे दें, 1000 रुपया दे दें, ये जाके आपके लिए वोट दे देंगे। जब आप खड़े होते हो किसी पार्टी के, वेदर नून, पीपल्स पार्टी या पीटीआई या जेयूआई, आप हमेशा उसको सपोर्ट करते हो। तो जब पार्टी नीचे जा रही है, आज पार्टी, लेट्स पुट इट दिस वे फॉर आर्गुमेंट्स सेक, महंगाई बढ़ी है, महंगाई हो गई है, तो महंगाई कोई भी गवर्नमेंट हो, वेदर नून हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, ये महंगाई, हर महंगाई को कम करने की कोशिश करते हैं। इस गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम आई है वो एक तो कोविड आ गई, उसके बाद वर्ल्ड प्राइसेस आ गई, उसके बाद आप देखो कि ऑयल प्राइसेस क्या आया और उसका इवेंचुअल रिजल्ट क्या आपके सामने आया। अब ये जो आप एट अ मायोपिक लेवल आप ये देखते हो कि हमारी आम आवाम को ये बिल्कुल ये अकल नहीं है कि भाई तुम थोड़ा बड़ा भी सोचो। हम बड़ा नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि आज अगर ये नवाज शरीफ आए, इमरान आए या जरदारी आए, हमें कल रिलीफ मिल जाए। भाई मुल्क इस तरह नहीं चलते। लेकिन पीजे मीर साहब, हार होने वाले इंतखाब में ये हर किसी शहरी का हक है कि वो चेंज ऑफ हार्ट करे, वो जिसको मर्जी वोट दे, वो जहां मर्जी खड़ा हो। ये तो इलेक्शंस का मकसद ही ये है। हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, अब आपने चूंकि 3 साल पहले पीटीआई को वोट दिया था, गिव देम टाइम, मत चेंज करें अपनी राय को, ये तो नहीं कह सकते। देखिए ना, जब अरसलान, जब आप शेयर ऑफ इंटरेस्ट गिरा देते हैं, आप 13.5% पे लेके आओगे, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू गो अप? यू टेल मी। there is no way you can go up. So basically आपके जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, हमने क्या कर दिया है कि हमने एक हेडलॉक कर दिया है। वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम किसी से डिस्कशन करें, एक दूसरे से हम बात करें, और साथ साथ ये देखें ना, अगर आप किसी को कंपेयर भी करोगे, अब जब मैंने अभी बात की है, भाई लंदन के अंदर आप 4% पे हो, यहाँ आप 13.5 हो, और फिर हम इकोनॉमीज कंपेयर करते हैं, फिर हम कहते हैं कि जी वो इकोनॉमी देखो। नो, हर एक की अपनी इकोनॉमी है, हर एक की अपनी एक आउटपुट है, हमने अपने आप को देखना है। एंड डोंट फॉरगेट, इस हुकूमत को जो एक सेटबैक मिला है वो FATF के साथ मिला है, बिकॉज आपके साथ एक पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी भी चल रही थी, जिसपे आपने ब्लैक इकोनॉमी को आपने कर्टेल किया है, आपने उसको कोशिश की है कि इसको खत्म करें, लेकिन आपकी जो व्हाइट इकोनॉमी है वो बैठ गई है। क्यों? आप हर चीज अब आप रेगुलेट करें, जो कि अच्छी बात है, दुनिया में होती है, लेकिन फिर भी दुनिया क्या करती है, अगर आप वेस्ट में हो तो वेस्ट के अंदर आप ऑफशोर कंपनीज में चले जाते हो। हम यहाँ ऑफशोर में कहाँ जाते हैं? हम क्या करते हैं, आपके ऊपर वो कंडीशन लगाते थे, आप डॉलर ना लो। आज आप देखो, आप 10 लाख डॉलर। मुझे एक ब्रेक की जानिब सर बढ़ना है, ब्रेक से वापस आकर हम इस पर मजीद बात करते हैं। ये पीटीआई के सेटबैक्स हैं, पीटीआई किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती थी, नहीं किया, क्यों नहीं किया, मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा सा इस पर मजीद हम बात कर लें, फिर एट द एंड विल टच द OIC थिंग। एक ब्रेक, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। शिकस्त हुई बल्दियाती इंतखाबात में तस्लीम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। कुछ बात ज़रा कर लेते हैं मुहर्रिकात, वजूहात, महंगाई, ख़ास तौर पर जो ख़ुद भी PTI के लोग कह रहे हैं। मैं अजीम चौधरी साहब आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो महंगाई के हवाले से ये बताया जाता रहा कि खान साहब नोटिस ले रहे हैं, महंगाई में कमी आएगी, ये एक आलमी मसला है, लेकिन अब कुछ अरसे से हमने देखा कि एक नया नैरेटिव देना शुरू किया था कि महंगाई कहाँ है ही नहीं है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं सस्ता तरीन मुल्क है, हमें ये बताना शुरू कर दिया।
दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है पाकिस्तान। ये फिर उन्होंने कहा 3 रुपये से 7 रुपये अगर किसी चीज़ की कीमत हो जाती है तो कौन सी क़यामत आ जाती। सर वो ये जो अब नया एक नैरेटिव इन्होंने देना शुरू किया है, इस पे क्या आवाम के, चलो महंगाई तो हम बर्दाश्त कर रहे थे, अब आप हमारा मजाक भी उड़ा रहे हैं कि है नहीं है, मसला नहीं है, कोई नहीं है, हमने गरीब ख़ानदानों को एम्पावर कर दिया, ये वजूहात भी हो सकती। ये जो 22 साल और अब 25 साल की मेहनत और 200 लोगों की टीम का मामला था, ये भी तो एक मजाक है। एक फ़र्द की एक कोशिश 25 साल हो कि 50 साल हो। मैं 1979 में पहली दफ़ा लाहौर का काउंसलर बना था, तो क्या मैं ये रोना शुरू कर दूं कि मेरी बड़ी मेहनत है इसलिए पाकिस्तान के मामला ठीक हो जाएंगे? ऐसे नहीं होता। चीनी हम खुद पैदा करते हैं और फिर हम उसको इंपोर्ट भी करते हैं, और इंपोर्ट की हुई चीनी गोदामों में छुपा दी जाती है और चीनी की कीमत 150 रुपये हो जाती है। यह नाअहली है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, सूबाई हुकूमत की, मकामी हुकूमतों की। मकामी हुकूमतें तो खैर थी ही नहीं, डिप्टी कमिश्नर्स की, जो चीफ मिनिस्टर साहब रोज़ किसी ना किसी का गला काटते हैं। इसी तरह ज़रा आटा देख लिया जाए, जो फ्लोर मिलों को गंदम दी जा रही थी वो स्ट्राइक पे चली गई थी, और फिर हमने गंदम बाहर भी भेजी, फिर हमने बाहर से मंगवा भी ली। हम कौन सी चीज़ ऐसी है जो इंपोर्ट नहीं कर रहे? आजकल आलू प्याज तक तो हम इंपोर्ट करते हैं, टमाटर हमें जो है वो ईरान से आ रहा है, प्याज हमें बाहर से आता है, लौंग, काली ये दालचीनी, ये सब चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं। तो आम आदमी के घर में क्या पकना होता है? दाल हम ऑस्ट्रेलिया से मंगवा रहे हैं। आप कौम के साथ मजाक कर रहे हैं। आप पहले सियासतदानों को गाली निकाल रहे थे, अब वो आपका बयानिया नहीं बिका, अब वो ख़त्म हो गया। आज के बाद तो बिल्कुल वो दफन हो गया। और अगर वो करप्ट हैं तो आप उनके मुकदमात को हतमी शक्ल दें और उनको जेलों में डाल दें और गोलियां मार दें, ताकि ये अजाब ख़त्म हो इस मुल्क से करप्शन का। लेकिन आपके अपने लोगों पर जो मुकदमात हैं उनको भी साथ ही गोली मार दें, ताकि वो भी मामला ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान के लोगों को पता हो कि आप वाकई तहरीक इंसाफ हैं। आपकी पसंद नापसंद इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप जिस गैर मारूसी सियासत का जिक्र कर रहे थे, इन 17 इजला में देख लीजिए कि कितने रिश्तेदारों को इलेक्शन लड़ाया गया। भाई एक फेडरल वजीर है, एक सूबाई वजीर है, तीसरा मेयर का इलेक्शन लड़ रहा है। ये आपका आलम था। मर्दान में 6 आपके MP जीते हुए हैं, फिर आप वहाँ इलेक्शन हार गए, ANP जीत गई है। आप अपनी अदाओं पर गौर कीजिए, अपने लबो लहजे पर गौर कीजिए, और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन गंदे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, उनको गाली निकालना बंद कीजिए। तहजीब और शाइस्तगी को थाम लें तो शायद आपके लिए भी मुश्किलात कम हो जाएं। राइटली सेड, तहजीब और शाइस्तगी को अगर थाम लें तो शायद मुश्किलात कुछ कम हो जाएं, लेकिन बज़ाहिर ये तमाम तर चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। मैं आपने अच्छे तरीके से पूरे मामले पर रोशनी डाल दी। पीजे मीर साहब, आपकी तरफ आऊँगा सर। अब जो आप सर बात कर रहे थे, अब चौधरी साहब की भी आपने गुफ्तगू सुनी, ये दूसरा मौक़िफ़ है एक सारा का सारा, कि जो आलमी मसले हैं उनको तो छोड़ दीजिए, जो आपकी मैनेजमेंट के मसाइल हैं, आप चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नेंस के मसाइल हैं, वो अपनी जगह पे हैं। आपने फ्यूल प्राइसेस की बात की सर, उस पर जब कोविड में बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई थी फ्यूल प्राइसेस, तो तब भी ये माफिया को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। कीमतें कम करने की अनाउंसमेंट की, पेट्रोल पंप्स बंद हो गए, दोबारा घुटने टेकने पड़े। सर ये मसाइल की तरफ भी तो रोशनी डालें ना, ये भी तो चीज़ें अवाम देख रहे हैं सर। देखिए, हम बात अवाम की ज़रूर करते हैं, लेकिन हम अवाम से एक्सपेक्ट क्या करते हैं? जो आपके मैनेजर्स हैं वो सारे अवामी हैं, वहीं से आते हैं, लोगों से आते हैं, आपके सिविल सोसाइटी से आते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अरसलान, वो है मैनेजरियल प्रॉब्लम। आप कॉर्पोरेशन में चले जाएं, आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, अपार्ट फ्रॉम द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, जहां के कमांड एक कंट्रोल एंड कमांड है, राइट फ्रॉम सेकंड लेफ्टिनेंट राइट अप, यहां जो प्रॉब्लम आती है वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम बड़ा खुशी से कहते हैं प्राउड टू बी पाकिस्तानी, टी-शर्ट्स पहन के तो फिरते हैं, बट डू वी, वो कहते हैं ना कि डू वी डिलीवर व्हेन वी आर वर्किंग एज अ PN, व्हेन वी आर वर्किंग एज अ मैनेजर, व्हेन वी आर वर्किंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्टर और अ चेयरमैन? हम वो नहीं करते। यही प्रॉब्लम है। और फिर एंड में प्रॉब्लम कहाँ आती है? योर नंबर 1 guy, he gets the, आप कह लो कि the knife in the neck.
अब यहाँ हमने अपने आप को एज अ नेशन, सर नंबर वन गाय के पास अगर अब टीम नहीं है तो यू शुड एक्सेप्ट इट। उनको फिर अवाम को ये नहीं कहना चाहिए। अभी तो हम इन पर्टिकुलर इस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, माजी में तो जो हुकूमतें थी जितना मैनेज करती थी ना, इस गवर्नमेंट के पास वो चीज नहीं है कि जो कि पुरानी गवर्नमेंट्स के पास है। नाउ लेट्स पुट इट दिस वे, अगर इमरान इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा बचपन का दोस्त है, लेकिन मैं उसको वहां तनकीद करूंगा जहां बराए तामीर होगी। अगर मेरे पास वो टीम में लड़के नहीं है या आदमी नहीं है, आई विल हैव पीपल, आई विल इंडक्ट पीपल फ्रॉम पीपल्स पार्टी, आई विल इंडक्ट पीपल फ्रॉम PMLN, आई विल इंडक्ट पीपल फ्रॉम एवरीवन एल्स। क्यों? तो सर यही तो हुआ है, सब जगहों के तो लोग इंडक्ट हुए हैं, फिर इत्तेहादी पार्टियां मिली हुई हैं। कौन से नजरियाती लोग हैं PTI के जो इस वक्त आपको सामने नजर आते हैं? हमारे मेन गुजरा हैं जो नजर आते हैं, जो हमें अरसलान यही प्रॉब्लम है हर पार्टी के अंदर, यही प्रॉब्लम है। एक वक्त के अंदर जो आज PML बैठी है PTI के साथ, they were willing to join PMLN, लेकिन PMLN के निचले जो हायरार्की है वो नहीं जी, इनको अगर लेके आए तो ओवर माय डेड बॉडी, मैं आपको नाम भी ले सकता हूं जिन जिन लोगों ने ये रायवेंट के अंदर घर के अंदर बातें की हैं। द क्वेश्चन इज, उनको फिर उनकी अपनी जगह इनसिक्योर हो जाती है। हम यहाँ सारे एक चीज पर मुत्तफिक होते हैं कि जो करना है वो मैंने करना है, लेकिन हमने नहीं करना। हमारे पास हम का लफ्ज नहीं है, हमारे पास मैं का लफ्ज है, एंड दिस इज द डाउनफॉल ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री। अब इस चीज को कौन एरेडिकेट करेगा? मैं समझता हूँ इमरान वाज द राइट पर्सन, इज द राइट पर्सन हु कैन डू इट, बट अनफॉर्चुनेटली इमरान के पास, मैंने तो देखो मैं बड़ा स्ट्रेट आदमी हूं, मैंने इमरान को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कहा है कि भाई तेरे पास ये बंदे ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, और मैंने नाम लेके कहा है, सिंपल एज दैट। क्यों? मेरा इंटरेस्ट पाकिस्तान है, इमरान नहीं है, ना ही नवाज शरीफ है, ना जरदारी है। मेरे लिए पाकिस्तान नंबर 1 है, तो मैं तो बात करूंगा सच्ची, क्योंकि ना मैंने इन तीनों से मैंने, लेकिन आपकी बात से फर्क नहीं पड़ा फिर भी खान साहब को, शायद PJ मीर साहब। नहीं जी, आई थिंक ही इज चेंजिंग, टाइम आ गया है, वो कहते हैं ना पुश कम्स टू क्रंच आ गया है, एंड आज आप देखो PJ मीर साहब, टू लिटिल टू लेट, अब कौन सा वक्त रह गया है? अब तो अगला साल इलेक्शन का। मैं जरा ब्रिगेड साहब की भी राय ले लूं सर ब्रेक पे जाने से पहले। पॉइंट वेल टेकन ब्रिगेड साहब, अब वक्त आ गया बदलने का। ये तो वक्त तो आया था पहले 90-100 दिन में, वो 100 जमा होते होते, तो अब कितने दिन रह गए हैं, कितना वक्त रह गया टू ओवरकम थिंग्स? अब तो चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। जो पहले का मलबा था ख़राब, उसके बाद 3 साल 3.25 साल इन्होंने मज़ीद अब ख़राब कर दिया। अब सबको इकट्ठा सही करने जाएंगे, मुमकिन होगा? देखें, हम एक फैक्टर को भूल गए, वो है IMF का फैक्टर। ये पहले कोविड का फैक्टर था, उससे हालात बड़े ख़राब हुए इंटरनेशनल। अब वहाँ पे देखिए उधर भी इन्फ्लेशन है, 8-9% की बात हो रही है, सब कह रहे हैं रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है UK में, अमेरिका में, वहाँ पे लोग शोर डाल रहे हैं। और उसका फिर इफेक्ट जाहिर बात है सप्लाई, वो जो तमाम ये जो सप्लाई चेन है वो इफेक्ट हुई, फिर उसके पाकिस्तान भी उस पर इफेक्ट हुआ, और यहाँ पे भी इसने कोई शक नहीं कि कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन IMF का फैक्टर मत भूलें, हमारा अभी भी IMF के साथ एग्रीमेंट है, वो इसका स्टेलमेट है। वो कह रहे हैं जी 15 जनवरी तक देखेंगे। ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, 4.5 रुपए अपना हर महीने आ रहा है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, ये गैस बिल और ये तमाम चीजें, इसका वो IMF के साथ जो हमारे नेगोशिएशन है उसके साथ बड़ा एक लिंक है। और वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब हम उनके बिल्कुल फंस के हैं, उन्होंने हमें जकड़ लिया है, और जिसकी वजह से अब ये गवर्नमेंट निकल भी नहीं सकती है, क्योंकि इनको वो $1 अरब जो है जो ट्रांसशानी है वो इनको बड़ी सख्त हमें जरूरत है। तो लिहाजा हम IMF को गुड बाय भी नहीं कह सकते हैं, उन नेगोशिएशन को सस्पेंड खत्म भी नहीं कर सकते हैं। तो ये उसका इफेक्ट है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि अगले 3-4 महीने में आप देखेंगे जो हमने इस्लाहात की हैं, जो हमने फैसले किए हैं मुश्किल, उसमें आप देखेंगे कि थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग। लेकिन ये आपकी बात सही है कि अगले जनरल इलेक्शन से पहले PTI ने कीमतों को कंट्रोल करना है, हर हालत में उन्होंने हालात को स्टेबलाइज करना है इकोनॉमिकली। अभी वो फिर क्योंकि फॉरेन डेट का मामला है, उसमें इस फाइनेंशियल ईयर में वो रेवेन्यूज बढ़ा रहे हैं अपने, कोशिश करें कि रेवेन्यूज 6,000 अरब रुपए तक पहुंच जाएं, कोशिश करें कि रेमिटेंस के इनफ्लो रहे, और ऑक्शन डिजिटल अकाउंट एक्सपोर्ट्स जो है वो रिकॉर्ड बढ़ रही हैं। वो चीजें तो पॉजिटिव है, लेकिन सम हो द अदर ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, मैं समझता हूँ इनका जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म, ये तमाम चीजें यहाँ पे ये लोग डिलीवर नहीं कर रहे, जिससे फिर आम आदमी जो है वो
इफेक्ट होता है। आम आदमी वाकई नॉट इंटरेस्टेड कि IMF के साथ क्या डील हो रही है वगैरह वगैरह। वो कहता भाई मेरा रोजमर्रा का जो मेरे खर्चे हैं, अद्वियात महंगी होगी, जिस तरह इनिशियली अजीम चौधरी साहब ने भी फरमाया था। कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रिगेड साहब, हमारे वज़ीर बता रहे हैं 3 रुपए से 7 रुपए कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 रुपए से 7 रुपए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे बहुत ही मोहतरम फवाद चौधरी साहब क्या क्या मतलब आप देखना, जो पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कम की, उन्होंने 5 रुपए का सिर्फ रिलीफ दिया लोगों को। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10-12 रुपए का रिलीफ मिलेगा ताकि कोई लोग कुछ तो कहेंगे कि सर उधर से 5 रुपए का दिया और अब 4 रुपए बिजली का फी यूनिट महंगा करने की खबरें भी मैं सुन रहा हूँ। वो महंगा जी, हम देखें ना, वो भी सारा। चलिए सर, पॉइंट आ गया ब्रेक की जाने। मैं सर बढ़ूंगा ब्रेक से वापस आकर क्विकली OIC पर मैं तीनों मेहमानों का कमेंट लूंगा, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। कुछ बात अब OIC की कर लेते हैं। हर बात पर इस हुकूमत पर तनकीद करना मकसद नहीं है। OIC का इजलास, उसको कामयाबी से कंडक्ट कराना, यकीनन उसकी अप्रिसिएशन जितनी भी हो वो कम है। पूरी दुनिया में फिर एक पैगाम और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं अफ़गानिस्तान को लेकर, और यकीनन वो कंसर्न भी है पाकिस्तान का, क्योंकि अफ़गानिस्तान अगर पुरअमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन रहेगा, पूरा ख़ित्ता पुरअमन रहेगा। और इसी के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, गो कि दुनिया उसको कितना सराहती है या नहीं। अब भी बहुत अच्छी बातें की, ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड कायम करने की बात है, फूड प्रोग्राम शुरू करने की बात है, ग़िज़ाई किल्लत है। फिर इस बात का जिक्र खान साहब ने अपनी तकरीर में किया कि वहाँ पर बैंकिंग सिस्टम किस तरह से बैठ गया। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कंसर्न्स हैं। पहले मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी कमेंट साथ साथ दे दें, जो OIC का इजलास है में तीनों मेहमान, और फिर जो मेरा एक सवाल था कि कश्मीर को क्यों इग्नोर किया गया, ये हर कोई सवाल कर रहा है। चौधरी साहब, आपसे आगाज़ करते हुए पहले तो कैसे देखते हैं तकरीबन इतने लंबे अरसे के बाद ये इजलास पाकिस्तान में होना और फिर खुशउस्लूबी से हो जाना सारा मामला, और खैर वाफियत से हो जाना सारा मामला, लेकिन फिर जो तनकीद है वो अपनी जगह पे, हाउ डू यू सी इट? खुशाइंद है, तनकीद बेजा है, यकनुकाती नुक्ते पर हुआ था, सऊदी अरब के इनिशिएटिव पर हुआ था, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हुआ था। और ये कहता चलूँ कि अफ़गानिस्तान ने अपनी एक अलग दुनिया बसाने की कोशिश की थी। वो अपना रूल पूरी दुनिया पे नाफिज करना चाहते थे, जिसमें वो नाकाम रहे, और उस नाकामी के नतीजे में अफ़गानिस्तान में तबाही हुई। हम उससे ज़्यादा सफ़र किया, हमने, पूरी दुनिया ने भी सफ़र किया, और पूरी दुनिया मुज्तमे होकर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हो गई थी। अब वहाँ मामलात इंसानियत के जो हवाले से हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिलखराश हैं। 97% पॉपुलेशन अगले साल पॉवर्टी लाइन से नीचे चली जाएगी। बच्चों के पास खुराक नहीं है, दूध नहीं है, खाने की चीज़ें नहीं हैं, दवाई नहीं है, बैंकिंग निज़ाम नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात जो अफ़गानिस्तान को करनी पड़ेगी वो ये कि अगर उन्हें दुनिया में रहना है तो दुनिया के मुरव्वजा असूलों के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अमन के साथ उनकी अपनी ज़मीन उनके लिए किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल ना हो, और वहाँ इंसानों के हकूक़ दिए जाएँ इंटरनेशनल चार्टर के ज़रिए, UN के चार्टर के ज़रिए। जब आप UN से और इस्लामी मुल्कों से और दुनिया से अपील कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, तो फिर आपको उनकी दी हुई शराइत और मुआहदात को तस्लीम करना पड़ेगा। ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर भी एक नए इमरानी मुआहदे की ज़रूरत है। वो जितनी जल्दी उस पर अमल करके अमली शक्ल दे दें उतना अच्छा होगा। आपका मानना है कि जो तनकीद है ये बेजा है। ब्रिगेड साहब, आपकी क्या राय होगी? आप भी समझते हैं कि तनकीद नहीं होनी चाहिए, ये सवाल नहीं उठना चाहिए, और 1 पॉइंट एजेंडा था तो वो अफ़गानिस्तान ही था। और फिर सवाल तो सर ये है कि अफ़गानिस्तान एक बड़ा कंसर्न है, कश्मीर पाकिस्तान के लिए कंसर्न है। कोई ऐसी कोशिश, ऐसा बड़ा इजलास उसकी सिचुएशन पर क्यों नहीं किया गया? या ये बहुत सारे ममालिक जो हमारे साथ इस्लामी बरादर ममालिक हैं ये चाहते ही नहीं हैं इस मसले में पढ़ना, ये वजह? नहीं, देखिए, एक बात तो है कि हमें क्रेडिट देना चाहिए पहले फॉरेन ऑफिस को। इतने शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने ये तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी प्रोटोकॉल अरेंजमेंट्स की और कामयाबी के साथ ये अपना मुकम्मल हुई अपना कॉन्फ्रेंस। और दूसरा देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने
ठीक है कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान पे ज़्यादा फोकस था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कश्मीर की, फ़लस्तीन की और इस्लामोफोबिया की बात की। गो के ये बात सही है कि हम सब कह रहे हैं कि ये जो रेजोल्यूशन आया है, यकीनन ये रेजोल्यूशन 100% हो जाती अगर इसमें कश्मीर के बारे में होता, फ़लस्तीन का जिक्र किया, अफगानिस्तान के तमाम मसाइल वगैरह वगैरह, लेकिन कश्मीर का मैं ये समझता हूँ कि OIC के ममालिक में अब ऐसे कुछ मेंबर कंट्रीज में ऐसे आ गए, फॉर एग्जाम्पल UAE है, इवन फॉर दैट मैटर सऊदी अरेबिया और ममालिक जिनके अपना इंडिया के साथ अपने बड़े भरपूर ताल्लुकात हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक टाइज वगैरह वगैरह, ये वो, और वो मेरा ख्याल है कि उस सेंसिटिविटी को सामने रख रहे हैं कि जनाब उन्होंने कश्मीर पे इस पे कोई रेजोल्यूशन में ये चीज़ कश्मीर का कोई जिक्र नहीं था, विच इज़ आई थिंक ठीक नहीं है। और यहाँ पे वही लग रहा है कि क्योंकि इंडिया एक बड़ा मुल्क है और लोग नहीं चाहते हैं ये इस्लामिक ममालिक, इनमें से कई ऐसे इस्लामिक ममालिक हैं आपको मालूम है गल्फ के, खासकर जिन्होंने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बना ली, उनको रिकग्नाइज किया है और उनकी अब एम्बेसीज वहाँ पे खुल गई हैं, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसे कश्मीर के बारे में खुल के बात करें, जो कि मैं समझता हूँ हमारे लिए ये एक मैटर ऑफ बहुत कंसर्न है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि OIC ने अफगानिस्तान के हवाले से देखें, ठीक है ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड बना दिया, फूड सिक्योरिटी फंड बना दिया, फिर उन्होंने अफगानिस्तान के एसेट्स जो हैं खासकर $9.5 बिलियन उसके बारे में कहा कि उनको अनफ्रीज किया जाए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि भाई इस वक्त जो हमारी तवक्कुआत हैं, अफगान अवाम जो है जिस मुश्किल में वो फंसे हुए हार्श विंटर्स में, अभी तो ऐलान ये होना चाहिए था कि विद इन डेज इतनी मैसिव ह्यूमैनिटेरियन एयरलिफ्ट होगी जिसमें इतने इस्लामी ममालिक हैं जो हिस्सा लेंगे, इतने चार्टर्ड तैयारे वहाँ पे जाएंगे और लगातार ये एड प्रोग्राम चलेगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन, वो लोग, और ताकि कम से कम इमीडिएट मसला जो है उसको तो हल किया जाए। टेंट्स हो गए, दवाइयाँ होगी, लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गए, खाने का सामान हो गया और कमोडिटी, लेकिन वो अभी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, वो ट्रस्ट फंड में वो लोग जो इस्लामी ममालिक पैसा डोनेट करेंगे, फिर वो अपना अफगानिस्तान के गवर्नेंस के मामला हैं, सैलरीज के मामला हैं, उनके बैंकिंग मामला, ये तमाम उनकी इकोनॉमी को चलाने के लिए वो सपोर्ट होगी। लेकिन इस वक्त वो अर्जेंसी जो है ना, जो हम चाहते हैं वो अर्जेंसी होनी चाहिए। राइटली सेड। मैं जरा पीजे मीर साहब की जानिब बढ़ूंगा। पीजे मीर साहब से भी मैं जान लूँ। पीजे मीर साहब, OIC पर बहुत उंगलियां उठती रही, इसके किरदार पर हमेशा बात होती रही, लेकिन आप समझते हैं कि इस बड़े एक बहरानी मामले में OIC कुछ किरदार अदा करने में कामयाब हुई है, या इसका कोई इम्पैक्ट दुनिया तक जाएगा, या जिन से ये तवक्को की जा रही है कि वो कुछ तब्दीली लाएं अपने रवैये में, वो ले ला पाएंगे? अरसलान, मैं दो चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। मैं पेसिमिस्ट भी हूँ लेकिन मैं ऑप्टिमिस्ट ज़्यादा हूँ। अब इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तनकीद आई है, बट डोंट फॉरगेट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फ्रेंस है और ये फोकस्ड कॉन्फ्रेंस थी ऑन अफगानिस्तान। बिल्कुल हमें एक दुख है कि कश्मीर पे इतनी बात नहीं हुई, हमें दुख है कि पैलेस्टीनियंस पे बात नहीं हुई, लेकिन मैं पैलेस्टीनियंस का चाचा नहीं हूँ, मैं अफगानिस्तान का चाचा नहीं हूँ, मैं कश्मीर का चाचा हूँ। Kashmir is my problem, not Afghanistan, but Afghanistan is a neighbor, so I have to look after the interest, क्योंकि उसमें जो problems आएंगी, disasters आएंगे, spill off effect पाकिस्तान में आएगा, जिस तरह के आपके ये TTP वाले बैठे हैं। तो ये फोकस कॉन्फ्रेंस थी। ये तनकीद आई है कश्मीर पे, क्यों नहीं, कश्मीर पे हम नहीं कर सकते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने फिर भी इस पे बात की। वो नाइजर वाले ने पैलेस्टीन की बात की, हमारे वजीर आजम ने पैलेस्टीन और कश्मीर की बात की। तो आप इतना ही कर सकते थे, लेकिन ये याद रखें कि हमारे वजीर आजम के पास और उसकी टीम के पास एक सुनहरी मौका था कि 1 प्राइम मिनिस्टर एंड 57 कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर्स इन पाकिस्तान। ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कू था। इसके अंदर आई होप कि हमारी जो फॉरेन ऑफिस की टीम है वो 1 to 1 इनके साथ इनकी बात हुई होगी या कर रहे होंगे कि प्लीज ऑल्सो टॉक अबाउट कश्मीर, प्लीज टॉक अबाउट द ह्यूमन राइट। हम अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं ना जनाब, हम बात कर रहे हैं 23 मिलियन लोगों की, हम तालिबान की बात नहीं कर रहे। एंड डोंट फॉरगेट 57 कंट्रीज इलेक्टेड मेंबर्स speaking about an unelected government of Afghanistan. ये तालिबान are not elected people. हमने ये भी देखना है कि वहाँ एक इलेक्शंस होने चाहिए, वहाँ लोगों के नुमाइंदे आने चाहिए। हमने सिर्फ रिलीफ देना है अवाम को, तालिबान को कोई रिलीफ नहीं देना। तालिबान पे कंडीशंस डालनी है कि बिहेव योरसेल्फ, look after the human rights, look after the people of Afghanistan and work on the international norms.
तब आप पे बैंकिंग के सैंक्शंस भी खत्म होंगे, तब आपके ऊपर पैसे भी आएंगे, तब आपके ऊपर एड भी आएगी। लेकिन ये नहीं है कि ये इस्लामी मुल्क इकट्ठे होके कहें जी हाँ आप जो मर्जी कर ले। डोंट फॉरगेट अंकल टॉम, रशिया एंड चाइना, ये सबसे बड़ी सुपर पावर्स है एंड दे विल गिव यू द कंडीशंस। ये जो बैठे हुए हैं वहां आपके सामने पार्लियामेंट हाउस में, ये ऑब्जर्वर्स हैं, ये जाएंगे अपने मास्टर्स को रिपोर्ट करेंगे, वहां से जो एनालिसिस आएगी फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। ये जो 57 मुल्क हैं ये आपस में दोस्त भी नहीं है, ये भी आप देख लें, इनके इख्तलाफात हैं एक दूसरे के, ये लड़ते भी रहे हैं। तो यू थिंक यूनाइटेड होकर यहाँ बात करेंगे? मुझे तो कल एक स्टेटमेंट चाहिए कि ये जो ट्रस्ट फंड बनाया किसने कितने $1 मिलियन डाले। मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये चाहिए कि भाई एक्चुअली अफगानिस्तान का फायदा क्या हुआ है, ये जो सारे इकट्ठे हुए, दैट इज वेयर द आउटकम विल। अदरवाइज OIC तो फिर चली गई थी, बात यहाँ आएगी। हमने देखना है कि व्हाट हैज OIC एक्चुअली डन। हमारी हिंदुस्तान के साथ जंगी हुई है, हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई है, क्या OIC आई 71 में आई? हम तो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हमारे लिए क्या किया इसने? कुछ भी नहीं किया। तो मैं ये कहूंगा कि देखो इस चीज को संजीदगी से देखो। मुसलमानों के लिए आपने रोहिंग्या में भी बात नहीं की, आपने हिंदुस्तान के अंदर जो एथनिक क्लेंजिंग हो रही है आपने उसमें भी कभी बात नहीं की। ये बिल्कुल बेशक है, ये मौका नहीं था, लेकिन आपने ऑन द साइड ट्रैक, जिस तरह हम जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशंस में जाते रहे हैं, और साइड ट्रैक पे लोगों की बातें होती हैं कि सर राइटली सेड पीजे बीर साहब, पॉइंट वेल टेकन सर। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।